में देखिएगा सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर हेड की तरफ सबसे ऊपर दे रखा है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड से नीचे जो है वो दे रखा है हाइपोथैलेमस। उसके नीचे दे रखा है पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट बिलो ब्रेन, जो ब्रेन के ठीक नीचे है। उसके बाद गर्दन में दे रखा है पैराथायराइड ग्लैंड, और पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर ही थायराइड ग्लैंड दे रखा है। थायराइड ग्लैंड राइट हैंड साइड पर मेंशन कर रखा है और लेफ्ट हैंड साइड पर मेंशन कर रखा है पैराथायराइड ग्लैंड। अच्छा, उसके बाद नीचे जहाँ से लंग्स स्टार्ट होते हैं वहाँ पर दे रखा है थाइमस ग्लैंड। उसके नीचे फिर पेनक्रियाज है स्टमक के ठीक नीचे, और उसके नीचे जो है किडनीज के थोड़ा सा ऊपर है एड्रीनल ग्लैंड्स, और फिर उसके नीचे ओवरीज है, फीमेल्स के केस में होती है सिर्फ, और टेस्टिस ये सिर्फ मेल्स के केस में होते हैं। तो ये सारे ग्लैंड्स हैं पूरी की पूरी बॉडी में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, इन एडिशन टू द नर्वस सिस्टम द एंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम के अलावा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। अब शुरुआत से करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, कोऑर्डिनेट नर्वस सिस्टम भी करता है लेकिन हार्मोन्स भी करते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इन एडिशन टू नर्वस सिस्टम भी कोऑर्डिनेशन करता है, अलग अलग मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और जो ये है आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, ये भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस, अब सबसे पहले हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। देखिए, पिनियल ग्लैंड ब्रेन में सबसे ऊपर लोकेटेड रहता है, लेकिन पिनियल ग्लैंड अपने सिलेबस में है नहीं, हाइपोथैलेमस से ही स्टार्टिंग दे रखी है, तो हाइपोथैलेमस से करते हैं। इनके सबके फंक्शंस देख रहे हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, इट प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। इट प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो एक जगह पर मैन्युफैक्चर हुए, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर मैन्युफैक्चर हुए, मैन्युफैक्चर होने के बाद उसने रिलीज कर दिया, रिलीज करता है वो ब्लड वेसल्स में, ठीक है। ये तो रिलीजिंग हार्मोन्स हो गए। और इनहिबिटरी हार्मोन्स वो होते हैं कुछ ऐसे हार्मोन्स जो हार्मोन्स हमने इनहिबिट करें। इनहिबिट मतलब अपने पेरेंट्स से हमने लिए हैं वो हार्मोन्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वो हार्मोन्स जो हमारी शक्ल डिफाइन करते हैं, हमारी शक्ल कुछ कुछ मम्मी से कुछ कुछ पापा से मिलती है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो हमने इनहिबिट करा है, वो हार्मोन्स हमने इनहिबिट करें। और रिलीजिंग हार्मोन्स वो हैं जो हर बॉडी में कॉमनली बनते ही हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड का काम है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने का, तो वो हर एक की बॉडी में थायराइड ग्लैंड है और हर एक की बॉडी थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगी, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं है कि मेरा थायरोक्सिन हार्मोन अलग होगा तुम्हारा अलग होगा, सबके लगभग एक जैसे ही है, ठीक है। वो तो उसका केमिकल फार्मूला है, वो केमिकल फार्मूला सबका सेम रहेगा। गॉइटर, गॉइटर, हाँ। उनमें ये होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो फंक्शन नहीं करता ढंग से, वो थायरोक्सिन हार्मोन ढंग से बनाता नहीं है। और जिनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, थायराइड ग्लैंड वाली जो प्रॉब्लम हो जाती है, गॉइटर हो जाता है, गला थोड़ा सा सूजा हुआ रहने लगता है, तो उनको, हाँ मेरा मतलब बहुत ज़्यादा, हाँ ऐसा हो जाता है काफ़ी, तो उनको फिर बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। वो दवाइयों के नाम पर फिर वो हार्मोन्स ही होते हैं कि आपका ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट कर नहीं पा रहा है, तो हम दवाइयों के रूप में बाहर से हार्मोन खुद खा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, थायरोक्सिन का रोल जो है ना, वो बॉडी में जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको पूरे को ना मेंटेन करने का होता है, सारे के सारे सिस्टम को, ठीक है, उसको मेंटेन करने का होता है। और ये बेसिकली आयोडीन की कमी से होता है। अगर आयोडीन नहीं है तो फिर उसमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। थायरोक्सिन की अगर कमी है तो बॉडी में ना, अगर हमने खाना खाया तो खाना खाने के बाद में दो तरीके का थायराइड होता है, या तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा या मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। दो तरीके का होता है, हाइपर और हाइपो। मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो गया तो हमने खाना खा लिया, अब खाना खाने के बाद में हमें डकारे आ ही जा रही हैं, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे, भाई खाना खाने के बाद डकार आना कॉमन बात है, ठीक है, कि हमें डकार आ गई, एक सिग्नल आ गया कि अब मेरे को खाना नहीं खाना है, ठीक है। आ ही जा रही है, 2 घंटे 3 घंटे बीत गए, मतलब मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो चुका है, ठीक है। और फिर 5 घंटे 6 घंटे बीत गए, आपको भूख ही नहीं लग रही, ठीक। और एक दूसरा होता है कि अभी तो खाना खाया था, अभी फिर भूख लग रही है। तो एक में तो भूख लगती ही रहती है जिसमें मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, और एक में भूख लगती ही नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुछ में क्या होता है, जिसमें भूख बार बार लग रही होती है तो इंसान मोटा होता चला जाता है, और जिसमें भूख नहीं लगती उसमें इंसान पतला होता चला जाता है। तो ये होती है थायराइड में ये प्रॉब्लम होती है। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो ये इनहिबिटरी हार्मोन्स और रिलीजिंग हार्मोन्स दोनों होते हैं इसके पास। द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड।
द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो यहाँ कहीं सर पर पीछे की तरफ होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ना मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, कि ये बाकी सारे ग्लैंड्स को मॉनिटर करता है। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है कि सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, ये उसको रेगुलेट करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स कितने सिक्रीट हों, ये उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पर आ जाते हैं। ये क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन, ब्रेन के ठीक नीचे होता है। इट सिक्रीट्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है। वन ऑफ द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ह्यूमन की, इंसानों की जो ग्रोथ का हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही बनाता है। एग्जांपल, अ पर्सन हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिमेन्स वेरी शॉर्ट एंड बिकम्स अ ड्वार्फ। तो अगर किसी के पास डेफिशिएंसी है ग्रोथ हार्मोन की, बचपन से ही डेफिशिएंसी हो गई है, तो फिर वो छोटा का छोटा ही रह जाता है, उसकी ज़्यादा हाइट बढ़ नहीं पाती है। एंड ऑन द अदर हैंड, अ पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन बिकम्स वेरी टॉल और अ जायंट। कि किसी के पास बहुत ज़्यादा अगर ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि वो इनहिबिटरी हार्मोन की वजह से लंबा हुआ है, पापा भी लंबे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप इन अवर बॉडी। थायराइड ग्लैंड जो है वो जो विंड पाइप होता है, सांस लेने का जो पाइप होता है, उसमें अटैच्ड होता है। थायराइड ग्लैंड मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन विच कंटेन्स आयोडीन। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है जिसके अंदर आयोडीन होता है। द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी। तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो और ना बहुत ज़्यादा स्लो हो, तो उसको मेंटेन करने का काम करता है, ये कंट्रोल करता है उसके रेट, मेटाबॉलिज्म के रेट। भाई अगर किसी को भी कुछ पूछना हो ना, तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर रहा हूँ, सॉरी, इस पर ही गूगल मीट पर मैसेज कर दे। मेरा ना जो स्पीकर है वो काम नहीं कर रहा है। आगे देखें, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द मेकिंग ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड। Therefore, a deficiency of iodine in the diet can cause a deficiency of thyroxine hormone in the body, which causes a disease known as goiter. So, iodine is necessary for making of thyroxine hormone by thyroid gland. तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बनाए, तो उसके लिए आयोडीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आयोडीन अगर कम है तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है, एक बीमारी है उसका नाम है गोइटर, वो ऐसे सूज जाता है गला। The main symptom of goiter is that the neck of the person appears to be swollen due to the enlargement of thyroid gland located in the neck. ठीक, उसके बाद आता है एक्सेस आयोडीन से तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, लेकिन आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, जी, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या है? देयर आर 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स व्हिच आर एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में आपने देखा होगा पीछे जो हमने फिगर बना रखी है उसमें 4 डॉट्स बना रखे हैं। तो ये जो 4 डॉट्स बना रखे हैं ये पैराथायरॉयड ग्लैंड के ही हैं। देयर आर 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स व्हिच आर एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर ही मौजूद होते हैं ये। पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन का नाम होता है पैराथॉर्मोन। ठीक, द फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इज टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन द ब्लड। तो ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल जितना ज़रूरत है उतना ही रहना चाहिए, ना उससे बहुत ज़्यादा ना उससे बहुत कम। तो उसको रेगुलेट करने का काम पैराथायरॉयड ग्लैंड करता है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। नेक से नीचे, चेस्ट से थोड़ा ऊपर, बीच में लाई करता है थाइमस ग्लैंड। It secretes thymus hormone which plays a role in the development of the immune system of the body. तो थाइमस ग्लैंड जो है वो बॉडी का इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का और कंट्रोल करने का काम करता है। थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रन बट श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी। वो जो यंग चिल्ड्रन है, यंग चिल्ड्रन में थाइमस ग्लैंड जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, और जैसे जैसे आदमी सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और धीरे धीरे उसकी एज बढ़ती जाती है, तो होता क्या है कि उसका ये जो थाइमस ग्लैंड है ना ये थोड़ा छोटा हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। इसका रीज़न बहुत कॉमन सी बात है, आप लोगों ने ऑब्जर्व भी करा होगा कि जो यंग बच्चे होते हैं, यंग बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है बड़ा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उनका थाइमस ग्लैंड बड़ा होता है। वो क्या करेंगे, वो मीठा भी खा लेंगे, मीठे के ऊपर जो है ठंडा पानी भी पी लेंगे, उसके बाद कुछ और भी, मतलब वो उल्टा सीधा कुछ भी खा लेंगे, लेकिन यंग लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा कम बीमार पड़ेंगे, जो ज़्यादा उनसे जो उम्र में थोड़े ज़्यादा हैं, जो एडल्ट है।
क्यों बार बार वो एडल्ट जो है वो कहेंगे अरे भाई ये मत खा, अरे भाई ये मत खा, बीमार पड़ जाएगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो वो कुछ नहीं होता इसी की वजह से, थाइमस की वजह से। आगे चलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का काम क्या होता है? बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना। तो पेनक्रियाज इज जस्ट बिलो द स्टमक इन द बॉडी, इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखने का, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखने का, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज अ डिजीज नोन एज डायबिटीज। तो इंसुलिन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है ना बॉडी में, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बोलते हैं डायबिटीज। अच्छा, डायबिटीज डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर इन द ब्लड एंड इवन यूरिन। तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन का क्या काम होता है? शुगर लेवल को मेंटेन करना। अब भाई हम कोई मीटर लेकर तो बैठे नहीं है कि भाई हमें इतनी ही शुगर खानी है, हमारा तो जितना मन करेगा उतना खाएंगे, हमें मीठा पसंद है, हम तो खाए जा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं उसको। अब जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। तो वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, आपको मज़ा आ रहा है मीठा खाने में, तो आप मीठा खाए जा रहे हैं। तो अब बॉडी को तो नुकसान नहीं होना चाहिए ना उसका, क्योंकि एक्सेसिव शुगर जो है वो बॉडी में नुकसान पहुंचाती है। तो उसको रेगुलेट करने का, उसका जो शुगर है उसको शुगर लेवल को डाउन करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। अब सोचिए, इंसुलिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट ही होना बंद हो गया, पैनक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा है ढंग से। अब जब इंसुलिन ढंग से सिक्रीट नहीं हो रहा है और आप मीठा खा रहे हो, तो शुगर लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब जब शुगर लेवल बढ़ता जाएगा तो फिर आपको बेचैनी होने लगेगी। बेचैनी क्यों होती है? जिसका भी शुगर लेवल बढ़ता है, ठीक है, वो एक तो बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगता है, उसकी बात समझ में नहीं आती, भाई क्या कहना क्या चाहते हो, रुको तो सही, ठीक है, वो तो तुम्हारी आदत है खैर, है ना, लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगता है। दूसरा, उसको बेचैनी हो जाती है। बेचैनी इस चीज़ की, उसने किसी को कोई काम बता दिया कि भाई ये काम कर दो, अगला कहता है कि हाँ अभी कर रहा हूँ, 5 मिनट में कर रहा हूँ, अभी 5 मिनट बीते नहीं है, 2 मिनट, वही है सर, है ना। वही है ये, अच्छा, प्रॉपर सेम। अच्छा, तो जैसे 5 मिनट कोई काम है, अभी 5 मिनट बीते नहीं, अभी 2 ही मिनट हो गए, हाँ हो गया, है ना, तो इसको कहते हैं बेचैनी। और बेचैनी में फिर वो, बेचैनी में क्या होता है कि अब बेचैनी हो क्यों रही है? क्योंकि शुगर क्या काम करती है? शुगर एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो एनर्जी आ रखी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रखी है, और एनर्जी आ रही तो बेचैन, इसको भी कुछ कह दे, उसको भी कुछ कह दे, मतलब कुछ ना कुछ करते रहो। और उसमें होता क्या है कि उसमें इंसान का ना धीरे 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 ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, भाई तुम्हें क्या हो गया? तो ये प्रॉब्लम होती है उसमें। और फिर होने क्या लगता है कि ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। अब उसको यूरिन जाने का लगा, अभी मेरे को टॉयलेट जाना है, अब टॉयलेट गए, तो टॉयलेट जाने में पता चला कि जो टॉयलेट है, यूरिन जो है, यूरिन के थ्रू भी शुगर निकल रहा है, ठीक है। अब वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे है कि जैसे मान लीजिए कॉमनली घर में कोई एक इंसान तो रहता नहीं है, घर परिवार में सब लोग रहते हैं, तो सभी लोग रह रहे हैं घर में, और कॉमन एक वॉशरूम है, सब वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ये नोटिस करा जाता है कि वॉशरूम में ना चींटियाँ आ रही हैं, वॉशरूम में चींटियाँ आ रही हैं। तो जब चींटियाँ आ रही हैं तो ये देखा जाता है, जैसे ही अगर पता चलता है कि भाई वॉशरूम में चींटियाँ आनी शुरू हो गई हैं, बिना मतलब आ रही हैं, ठीक, तो फिर क्या है कि इसका मतलब घर में किसी ना किसी की शुगर बढ़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि वो यूरिन करने जा रहा है, और यूरिन जो है, यूरिन में शुगर आ रही है, और शुगर की स्मेल जो चींटियाँ हैं वो दूर से महसूस कर लेती हैं, ठीक है, और वो फिर शुगर की तरफ खिंची हुई आती हैं चींटियाँ। आपने फ्लश कर दिया, लेकिन वो स्मेल, आप बार बार जा रहे हैं तो उसकी स्मेल चींटियों को आ रही है, तो चींटियों को पता चल जाता है। आप किसी भी ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर मीठा रखा हुआ है, थोड़ी देर में चींटियाँ आ जाएंगी, आप मीठा गिरा भी नहीं है, थोड़ी देर में आसपास चींटियाँ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये उसकी पहचान होती है। अच्छा, एड्रीनल ग्लैंड्स, अब आते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स पर। शुगर लेवल अगर कम होता है तो भी इंसान फेंट होकर गिर जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है, बेहोश हो जाता है। तो शुगर कम भी नहीं होनी चाहिए, शुगर ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जब भी कभी ऐसा होता है ना कि किसी का शुगर लेवल डाउन होता है, तो उसको फटाफट से ना ग्लूकोज पिलाया जाता है, और बल्कि पिलाते भी नहीं है, चम्मच से ग्लूकोज खिला ही देते हैं, ले भाई खा ले फटाफट, ठीक है, या चीनी ही खा ले, कुछ भी मीठा खा ले, बस ऐसा होता है, बिस्किट खा ले, जो मीठा मिले। ये एक्चुअली डायबिटीज़ में ही ना, डायबिटीज़ में फ्लक्चुएशन होने लगती है, डायबिटीज़ में शुगर लेवल कभी कम कभी ज़्यादा होता है। अब उस प्रॉपर बीमारी का मेरे को नाम नहीं पता, क्योंकि डायबिटीज़ की भी कैटेगरीज होती हैं। तो ये एक रीज़न बता दिया कि अगर इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा है तो शुगर लेवल हाई होने लगता है, क्योंकि इंसुलिन ही उसको रेगुलेट करता है। अगर शुगर लेवल कम भी करनी होगी तो वो भी इंसुलिन करता है।
इंसुलिन का ही काम होता है शुगर लेवल कम करने का, इंसुलिन ही करता है। अगर कम है ना, अगर बढ़ाना है तो मीठा खाना पड़ता है। हाँ। अगर मतलब किसी को डायबिटीज हो गया तो उसका इलाज क्या होता है? उसका इलाज यही होता है कि शुगर लेवल अपना चेक करते रहो, और इंसुलिन इंजेक्शन होते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन ना तब उस केस में लिया जाता है जैसे बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गई है, ठीक है, और जो रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं वो एक मीटर आता है, वो हल्का सा प्रिक करती है वो नीडल, उंगली में लगाते हैं उसको, तो वो नीडल से चेक कर लेते हैं कि हाँ मेरा शुगर लेवल इतना है, और फिर शुगर वाले को ये मालूम चल जाता है कि मुझे थ्रू आउट द डे क्या खाना है, कितना कितना खाना है। तो ताकि किसी को बहुत कम शुगर है मतलब और वो तभी इंसुलिन का इंजेक्शन लगवा ले तो उसकी शुगर बढ़ेगी। नहीं, ऐसे नुकसान नहीं होता उस चीज़ का वो, लेकिन अगेन वही है कि एक हार्मोन जो बॉडी के अंदर बन रहा है और एक हार्मोन आप आर्टिफिशियली बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, लेकिन अगर लगा लें तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। हाँ, हम तो इंसुलिन के इंजेक्शंस रेगुलरली रेगुलरली तभी लगाने पड़ते हैं अगर शुगर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, बहुत हाई है। फ्रेंड है उसको 7 या 8 उससे डायबिटीज। अरे यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक लड़की आती थी हमारे पास पढ़ने 12th क्लास में, कोविड की बात है, और उसको भी बेचारी को शुगर था, और बताओ 12th क्लास में थी, कोई एज है शुगर की, उसको भी शुगर था। मतलब खाना भी चेक करके खाती थी वो कि ये खाना है नहीं खाना, बाहर का खा ही नहीं सकती, ये था। हाँ, नहीं नहीं, क्या 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 जामुन खाने से, एलोवेरा एलोवेरा खाने से ऐसे तोड़ के ऐसे खा लेती है वो। आप भी खा सकते हो। नहीं, दो तरीके के होते हैं वो भी, एक डार्क ग्रीन एक लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन वाला खाओ, कड़वा नहीं होगा। मैंने एलोवेरा का हलवा भी खाया है। एलोवेरा का हलवा खाया आपने? अरे जबरदस्त, जिस दिन खा लिया उस दिन कहोगे कि बस कौन सा हलवा है जिसमें चीनी नहीं गिरती, चीनी गिरती है जैसे गिर रही हो ऊपर से। चलो अगला देखते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स। देयर आर 2 एड्रीनल ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ 2 किडनीज। एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो किडनीज के ऊपर, कहाँ पर होते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स? हाँ, किडनीज के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये आ गया क्या? पीछे देखना, पीछे खड़ा है क्या? नहीं है, पता नहीं पर्दा कैसे हिल रहा था। ओके, तो द एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट्स एड्रीनलाइन हार्मोन। एड्रीनल ग्लैंड्स जो है, हाँ वो मेरे को लग रहा था, मैंने कहा पर्दा ना थोड़ा, हाँ कल तो डर गया था, रोज ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे पता नहीं यहाँ पर सब बच्चों से मिलना चाह रहा हो। उसकी गोद में आती रोना शुरू, उसकी नायरा की रोना शुरू। कुछ चलिए जी, द फंक्शन ऑफ एड्रीनलाइन हार्मोन इज टू रेगुलेट हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एड्रीनलाइन हार्मोन का काम होता है हार्ट रेट को मेंटेन करके रखे, ब्रीदिंग रेट को मेंटेन करके रखे, ब्लड प्रेशर को और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, इसको मेंटेन करके रखना है। अच्छा, दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स ऑल द टाइम बट इन लार्ज अमाउंट्स व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटेंड और एक्साइटेड। ये हार्मोन थ्रू आउट द डे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सिक्रीट होता रहता है। क्यों? क्योंकि हार्ट रेट को मेंटेन करके रखना उसका काम है, ब्रीदिंग रेट को मेंटेन करना है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, इसको सब कुछ मेंटेन करके रखना है। लेकिन जब आदमी घबराया हुआ होता है या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो तब जो है एड्रीनलाइन हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है। When adrenaline is secreted in large amounts, it prepares our body for action. ठीक है, अब जैसे तुम ऐसे थके हुए आराम से बैठे हुए, यहीं अगर कोई खतरनाक सा डॉगी आ जाए, ठीक है, तो एड्रीनलाइन हार्मोन जो है वो सिक्रीट करेगा, एड्रीनलाइन हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा एड्रीनलाइन ग्लैंड के द्वारा, और फिर तुम भागोगे एकदम से। तो इट स्पीड्स अप हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, रेजेस ब्लड प्रेशर एंड अलाउज मोर ग्लूकोज टू गो इनटू द ब्लड टू गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी क्विकली टू फाइट और फ्लाइट। ठीक है, तो ये आपको एकदम से बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होता है, और ये क्या करता है कि ये जो ग्लूकोज है उसको ब्लड स्ट्रीम में बड़ी तेज़ी से पुश करता है ताकि एकदम से एनर्जी आ जाए।
और एकदम से एनर्जी आ जाए टू फाइट और फ्लाइट, यानी कि लड़ने के लिए या उड़ जाने के लिए, भाग जाने के लिए, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड्स आर ऑफन कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। एड्रीनल ग्लैंड्स कब काम करते हैं? इमरजेंसी के टाइम पर काम करते हैं। उसके बाद आते हैं ये मेल सेक्स हार्मोन बनाता है टेस्टिस, और ये ओवरीज फीमेल सेक्स हार्मोन। क्या? अरे वही तो बता रहा था इतनी देर से, कहाँ है वो? एड्रीनलाइन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एड्रीनलाइन हार्मोन जो है वो ग्लूकोज के फ्लो को ब्लड में तेजी से बढ़ा देता है, उसका काम है। हाँ, कुछ ना कुछ होता होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, टेस्टिस आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। टेस्टिस मेक मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स and male features such as deeper voice, mustache, beard, and more body hair. All these changes caused by testosterone are associated with male puberty, which the boys attain at an age of 13 to 14 years. The testes also make the male gametes called sperms. ठीक है, तो ये जितने भी सारे मेल बॉडी में जो चेंजेस आते हैं 13-14 ईयर्स में, जैसे भारी आवाज़ होने लगती है, बचपन में तो सबकी नॉर्मल सी आवाज़ रहती है, फिर जो भारी आवाज़ हो जाती है वो इसी की वजह से होती है। क्या है? अरे ये तो रखा पानी, हाँ गर्म ही है मेरे पास, ठंडा है ही नहीं। उसके बाद देखिए, ओवरीज आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स और विमेन। ओवरीज मेक 2 फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें 2 हार्मोन्स बनते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड फीमेल फीचर्स सच एज फेमिनिन वॉइस, सॉफ्ट स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड्स। All these changes caused by estrogen are associated with female puberty, which the girls attain at the age of 10 to 12 years. The function of progesterone hormone is to control the uterus changes in the menstrual cycle. It also helps in the maintenance of pregnancy. The ovaries also make the female gametes called ova. ठीक है, तो ये सारे ovaries के फंक्शन हो गए। इसके बाद बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो पता तो चले कि डेफिशिएंसी हो रही है या एक्सेस हो रहा है, उसका भी पता चले। फीडबैक फीडबैक क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाना, किसी भी चीज़ के बारे में पता चलना। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर अगर हार्मोन्स एक्सेस में हो जाएं वो भी हार्मफुल है, डेफिशिएंसी हो जाए तो वो भी हार्मफुल है। The timing and amount of hormones released by various glands are controlled by the feedback mechanism which is inbuilt in our body. ठीक है, तो वो जो समय से पहले बॉडी बनाने के चक्कर में जो हार्मोन्स ले लेते हैं ना बॉयज़, ठीक है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। बॉडी में ये दिक्कत हो जाती है कि इंसान ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। तो वो इंसान जो है अभी 20 साल का था, अभी तो 20 साल जैसे ही लग रहा था, बहुत जल्दी 25 साल का लगने लगा और बड़ा खुश हो गया कि मैं तो बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, मेरी तो बॉडी बहुत अच्छी होगी। लेकिन अचानक ही उसकी उम्र जो है, बाकी जो उसके साथ के लड़के हैं वो तो 21-22 तक पहुँचे, वो 30 साल का लगने लगा और बहुत जल्दी वो 40 का लगने लगता है, यानी कि बुढ़ा लगने लगता है। हाँ, प्रोटीन शेक्स जो हैं उसमें भी बहुत सारी कंपनीज़ का मतलब इसमें आता रहता है, न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन आर्टिकल्स जो आते हैं उसमें भी आता रहता है कि उसमें भी कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन रहता है, कुछ ना कुछ मिलावट रहती ही है। क्योंकि प्रोटीन के जो नेचुरल सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज से खा लो भाई, सबको आज ही बॉडी बनानी है सबको। हाँ जी, उसमें जो है ना अंदर जो इंटरनल बॉडी है, आपके जो ऑर्गन्स हैं, अगर हार्मोन बाहर से ले लिया तो जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स धीरे धीरे डेवलप करने लगते हैं। और एक काम और भी होता है, हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। हार्ट का साइज़ बड़ा हो, आपने देखा होगा ना, हाँ, क्लेंच्ड फिस्ट से बड़ा हो जाता है। तो आपने नोटिस करा होगा कि, और कभी भी नोटिस कर लेना कि अगर आप कभी किसी जिम में जाते हैं तो वहाँ पर जिम में ना एक भैंसे जैसा आदमी कोने में बैठा हुआ होगा। हाँ, तो वो बैठा हुआ होगा और वो इस तरीके से बैठा हुआ होगा, ऐसे ना तो उसके हाथ ऐसे नॉर्मल हो रखे होंगे, मतलब वो फंसा हुआ होगा, कपड़ों के अंदर फंसा हुआ होगा वो, ठीक है। और फिर उसके बाद में होता क्या है, और वो क्या करता रहता है, वो एक कोने में बैठा रहता है और आप देखते हो कि मैं आ रहा हूँ, मेरे दोस्त आ रहे हैं और मेरे से थोड़े से बड़े लड़के भी आ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं बुरी तरह से, ठीक है। और ये कोने में बैठा हुआ है और कोने में बैठकर ना मोबाइल में बस ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे जैसे माला जपते रहते हैं ना,
तो भगवान की माला ना जप कर, वो रील्स देख रहा है ऐसे ऐसे करके, वो देखता जा रहा है और देखते देखते फिर बीच में सांस लेता है। कुछ काम तो करा नहीं उसने, लेकिन सांस क्यों ले रहा है? ब्रीदिंग रेट नहीं, ब्रीदिंग रेट बढ़ी हुई है। फिर थोड़ी देर में आप उसको देखते रहते हो, यार बहुत अच्छी बॉडी। फिर थोड़ी देर में वो भी देखता है आपको, देख कर ऐसे करता है फिर अपना वो करने लगता है। अब तुम्हें टेंशन हो गई कि इसने मेरे को देख के ऐसे क्यों करा, तो आपको टेंशन हो गई। फिर आपने कहा चल कोई नहीं है ना, इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट डे फिर से ऐसे ही हुआ, 2-4 दिन हुआ, फिर आप गए उसके पास में। एक्चुअली क्या था, वो बिजनेस स्ट्रेटेजी थी जो उसने आपको देखकर हल्का सा ये कर दिया। तो भैया क्या कुछ प्रॉब्लम है, आप मेरे को देखकर रोज हंसते हो? ना कुछ नहीं, करो एक्सरसाइज करो, कुछ नहीं। नहीं फिर भी नहीं, मैं जानना चाह रहा था। नहीं आप मेरे को देखकर रोज हंसते हो, है ना? तो अरे नहीं कुछ नहीं। नहीं भैया फिर भी और तेरे को देख के मुझे ना अपना छोटा भाई याद आ गया। तो आपको एकदम से लगता है यार इसकी आवाज़ कैसी है, तो उसकी आवाज़ ऐसी मतलब ज़्यादा ही डीपर वॉइस है। जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो जितना बनना चाहिए भाई बन रहा है ना बॉडी के अंदर, उसको बाहर से इंजेक्ट कर रहे हो, तो जो डीपर वॉइस है वो जितनी होनी चाहिए उतनी हो जाती है। और इंजेक्ट कर रहे हो तो वो ऐसी हो जाएगी ना आदमियों जैसी, ठीक है? तो फिर ऐसी आवाज़ निकलती है उसके मुँह से, ऐसे करके बोलेगा। फिर को देख के मुझे ना अपना छोटा भाई याद आ गया, वो भी ऐसे ही एक्सरसाइज करता रहता था, अकल उसको थी नहीं, ट्रेनिंग के बारे में कुछ जानता नहीं था। भाई देख, हंसने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो उसने दिमाग में, और ये कह के अच्छा हाँ मैं बाद में बात करता हूँ कह के फ़ोन लगा के कान पर चला गया। बेचैनी डाल दी दिमाग के अंदर, बेचैनी जो पहले से ही बेचैन है, जो बच्चा पहले से ही बेचैन है। 10th क्लास का लड़का जब बोर्ड के पेपर देने जाता है ना, तो वो जॉन अब्राहम की फ़ोटो देख कर जाता है कि बोर्ड के पेपर ख़त्म होने के बाद मुझे जॉन अब्राहम ही बनना है, और बन नहीं पाता। यही आ रहा होगा ना दिमाग में, हाँ बहुतों के आता है। फिर वो अपना करियर, अपना बॉडी, सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में जो है, जो आपने नोटिस करा होगा, वो जो ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, ऐसे ऐसे चौड़े चौड़े होकर जो घूमते हैं, उनका क्या है कि हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है ये दवाइयाँ शवाइयाँ लेकर। और ये आपको बताना पता है क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं लास्ट ईयर, क्योंकि नहीं मैं बताना क्यों ज़रूरी है, मैं जिक्र भी नहीं करता इन चीज़ों का, क्योंकि एज के साथ आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी में जिम है, बड़ा अच्छा जिम है। तो मैं लास्ट ईयर गया था यहाँ पर, करनी चाहिए एक्सरसाइज, तो मैं गया, मैंने सोचा मैं जिम ज्वाइन करता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करूँगा, मोबिलिटी बनेगी बॉडी में, अच्छा रहेगा। मैं गया वहाँ पर, तो अब जिम करने के दौरान लगा कि भाई टॉयलेट जाना है, मैं यूरिन करने के लिए अपना टॉयलेट चला गया। अरे वहाँ इंजेक्शन पड़े हुए हैं भाई, वहाँ इंजेक्शन पड़े हुए हैं। और वहाँ पर भाई ये हॉस्पिटल है क्या? यहाँ सिरिंजेस का क्या मतलब? डस्टबिन के अंदर नीडल पड़ी हुई है, मतलब ड्रग्स ले रहे हैं भाई लड़के, 20 साल के 21 साल के लड़के ड्रग्स ले रहे हैं। वो बॉडी देख रहे हो तो उनकी पूरी पीठ पर काले काले निशान हो रखे हैं, काले काले निशान। एक्ने हो जाता है, समझ रहे हैं एक्ने क्या होता है? जो चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं ना, ये 1 पिंपल 2 पिंपल समझ में आता है, हॉर्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो ये 1-2 पिंपल समझ में आता है, सबको होता है, ठीक है? अब भाई तुम्हारी पूरी कमर भरी पड़ी है पिंपल से, तुम्हारे चेहरे पर दाने हो रखे हैं, तुम यार जानवर जैसे दिख रहे हो, तुम क्या बनने आ रहे हो यहाँ पर? तो ये चीज़ है, तो इन चक्करों में मत पड़ जाना कभी भी। अब ये है कि नहीं मैं स्टीरॉइड्स नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ वे प्रोटीन खाता हूँ, ठीक है? वे प्रोटीन का ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है भाई, उसमें भी कुछ ना कुछ मिलाकर देते हैं। ये स्टीरॉइड्स इतने सस्ते आते हैं, लौकी देखिए, लौकी आपके घर वाले लौकी लेने जाते होंगे, वो उसको देखते होंगे, दबा कर देखते होंगे, तो जो ज़्यादा हार्ड होती है ना वो लेते ही नहीं होंगे, छोड़ देते होंगे उसको कि भैया इंजेक्शन वाली है। जरा सी लौकी होती है, इतनी सी लौकी होती है, इंजेक्शन मारते वो सुबह इतनी बड़ी हो जाती है ना? वो लौकी फुलाने वाले इंजेक्शन है ना, वही इंजेक्शन आप अपनी बॉडी में मार रहे हो। तो ये इन चक्रों में मत पड़ना। मैं इसीलिए ये वाली चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाकर बता रहा हूँ कि इन चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। तो और ये सारे के सारे ना ऐसे ही होते हैं, ये मतलब कोई 4th क्लास तक पढ़ा है, जो भैया दीदी टाइप के हैं ना, एक दीदी भी होती हैं ट्रेनर, फीमेल ट्रेनर जो होती हैं, वो भी ऐसी ही होती हैं। वो कहती हैं भाई तुम्हारा तो वज़न बढ़ रहा है, वो आपको पता नहीं कौन कौन से कैप्सूल खिला देंगी वज़न घटाने के। पता चला 1 महीने में तो वज़न घट गया, और दूसरे बात फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बता दिया जी तुम्हें तो भयंकर बीपी हो रखा है।
अब जब ब्लड प्रेशर आपका कंटिन्यूअसली बढ़ा ही दिया उसने, तो फिर मेटाबॉलिज्म तो दनादन दनादन काम कर रहा है, आप बैठे हुए भी हो तब भी आपकी बॉडी मेंटेन्ड है ना। तो वही चक्कर है। और फिर आपसे कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब आपसे बात करेंगे तो कहेंगे हाँ भाई कल मिलता हूँ तेरे से, हाँ ठीक है, बैठा है ऐसे ही, सांस चढ़ी हुई है, सांस चढ़ी हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिलेंगे, उनकी सांस ही चढ़ी रहती है, बैठे हुए भी सांस चढ़ी हुई है। क्यों चढ़ी हुई है? उसने ये उल्टी सीधी चीज़ें खा रखी हैं या लगा रखी हैं। तो और मेनली मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करा है क्योंकि टीचर हूँ, टीचर ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करता है, ऑब्जर्व करा है, इस वजह से बता रहा हूँ। जितने भी बॉडी बिल्डर मिलेंगे ना, 90% बता रहा हूँ, 90% ना यहाँ पर और यहाँ पर टैटू बनवाए रखते हैं। तो टैटू का कोई फैशन है, इस वजह से बनवा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं फैशन। और उस पर लिखेंगे मेरी माँ, उस पर लिखेंगे मेरी माँ, बस मतलब तू तो माँ का भक्त है ना। कोई यहाँ पर लिखवा लेगा, कोई यहाँ पर त्रिशूल बनवा लेगा, उस पर डमरू लटक रहा होगा, उस पर लिखा होगा महाकाल, भोलेनाथ, रुद्रा, ऐसा लिखा हुआ होगा। मतलब ये दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। वो क्यों लगा रखा है कि इंजेक्शंस के निशान ना दिखाई दें। तो वो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे ही हैं, लेकिन 90% टैटू बनाकर घूमते हैं यहाँ पर, है ना। इधर बना लेंगे आई लव माई मॉम, है ना, आई लव माई मॉम, यही इंजेक्शन ठोक रहा है, आई लव माई मॉम, मॉम को इंजेक्शन लगा रहा है भाई। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आपकी एज है, इस एज में एकदम से दिमाग में यही आता है कि मेरे को वही बनना है, वो कौन सा है वो, अरे नहीं, रॉनी कोलमैन बनना है, मैं नाम भूल गया था उसका। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस टू मच, they are detected by the cells of pancreas, which respond up by producing and secreting more insulin into blood, and as the blood sugar falls to a certain level, the secretion of insulin is reduced automatically. तो इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। एज एंड व्हेन जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है। तो बॉडी बहुत स्मार्ट चीज़ बनाई है भगवान ने, तो इसके साथ खिलवाड़ मत कर लेना कोई भी उल्टी सीधी चीज़ लेकर, ठीक है। और इसमें ये भी शामिल है जो आप लोग कल खा रहे थे ना, वो भी कभी कभी खाया करो, कभी कभी 10 दिन 12 दिन में कभी एक बार, ठीक है ना। हाँ, वही मैं कह रहा था। अच्छा जी, उसके बाद एक क्वेश्चन देखिएगा, समराइज द डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखिएगा, नर्वस सिस्टम में क्या है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। एंडोक्राइन सिस्टम इट इज मेड अप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स कॉल्ड ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो सिक्रीटरी सेल्स से मिलकर बना है, जिनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड से मिलकर बना है, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलकर बना है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, नर्वस सिस्टम में क्या है, मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो नर्वस सिस्टम में मैसेजेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में होते हैं और उनको ट्रांसमिट करा जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स एंड हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेजेस को केमिकल्स और हॉर्मोन्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करा जाता है। थर्ड देखिएगा, नर्वस सिस्टम में मैसेजेस ट्रांसमिटेड अलोंग नर्व फाइबर्स, मैसेजेस को नर्व फाइबर्स के अलोंग ट्रांसमिट करते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम। मैसेजेस कौन से हैं एंडोक्राइन सिस्टम में? एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेजेस जो है ना वो हार्मोन्स ही हैं। तो हार्मोन्स जो है ना वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं जाकर, ठीक है। मैसेजेस ट्रैवल वेरी क्विकली। नर्वस सिस्टम में क्या है कि मैसेजेस जो है वो बहुत जल्दी ट्रैवल करते हैं, दे ट्रैवल वेरी क्विकली। और एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेजेस ट्रैवल मोर स्लोली। तो मैसेजेस जो हैं वो काफ़ी स्लोली ट्रैवल करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। फिफ्थ है, इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। नर्वस सिस्टम में क्या है कि इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। जैसे मैसेज है, वही मैसेज था ना कि गर्म प्लेट है, उसको हमने छू लिया तो हम एकदम से हाथ पीछे खींचते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गर्म प्लेट थी, उसको छुआ, हमने हाथ को पीछे खींच लिया, ये इफेक्ट हुआ ना। इट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, मतलब अपने हाथ पीछे छुआ फिर ऐसे हो गए ना, ऐसा थोड़ी है कि अब ऐसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए थोड़ी वो मैसेज आया कि नहीं हाथ को दबा कर रख बेटा, नहीं तो जल जाएगा। अरे भाई छूने से ही तो जलेंगे, उसको खींच लिया, हो गया, ठीक है। अब ये है एंडोक्राइन सिस्टम, इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट लॉन्गर। इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट लॉन्गर। अब आपकी बस छूटने वाली थी, आपका एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो गया, एड्रीनलाइन हार्मोन सिक्रीट करा और दौड़ लगाई आपने, और दौड़ कर आप एकदम बस में बैठ गए जाकर, ठीक है। तो
तभी आपसे कोई चाहे कि आप नॉर्मली उससे बात करो, तो आप नॉर्मली बात नहीं कर पाओगे। आप कहोगे भाई रुक जा 2 मिनट, मैं ज़रा सांस ले लूँ, ठीक है, तो आप ज़रा नॉर्मल होएंगे फिर उससे बात करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है नॉर्मल होने में, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। अब ये हम ना पेज नंबर 16 से हमने आगे तक का करा है। शुरुआत का जो प्लांट्स वाला पोर्शन था वो रह गया था, प्लांट वाला करवाता हूँ स्टार्ट, 1 मिनट दीजिए बस।
आदित्य का एसएसटी का पेपर है फिर भी है। कब कल हाँ 12 चैप्टर एसएसटी का पेपर है 12 चैप्टर आ रहे 12 12 सब भी आगे तैयारी कैसी है? चलिए जी, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखते हैं प्लांट्स में। हाँ जी, प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस चीज़ के थ्रू होता है? हाँ जी, मैं अभी दे रहा हूँ। हाँ, मेरे पास कुछ हैं, तो तुम लोग जिनका पेपर है अभी वो ले जाना, बाकी कल या परसों ले जाना, ठीक है ना। इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी है, रिप्रोडक्शन भी है और हेरिडिटी भी है, ठीक है। और कंबाइन कर ही दिया है, ठीक है ना। इसमें मेरे स्टूडेंट की राइटिंग है, ज़रा अच्छी है, मेरे से अच्छी है राइटिंग। अब देखिएगा, ये है द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। सिंगुलर ऑफ स्टिमुलाई इज स्टिमुलस। द रिस्पॉन्स of organisms to a stimulus is usually in the form of some movement of their body parts, ठीक है। तो हम ये कहते हैं, ये हम जानते हैं कि जब भी कभी हम अपने किसी बॉडी पार्ट को मूव करते हैं तो मूवमेंट जो होता है वो किसी ना किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है। जैसे एग्जांपल, इफ अ मैन टचेज अ वेरी हॉट यूटेंसिल एक्सीडेंटली ही क्विकली पुल्स हिज हैंड अवे फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल। तो अपना हाथ उस हॉट यूटेंसिल, गर्म बर्तन से दूर हटा लेना, ये हमारा रिस्पॉन्स है। और वो जो गर्म बर्तन है वो क्या है? वो स्टिमुलस है। स्टिमुलस यानी कि वो हमको एक्टिवेट कर रहा है, वो हमको बता रहा है कि भाई मैं गर्म हूँ, मुझे छुओ मत, ठीक है। सेकंड देखिए, व्हेन वी आर फ्राइटेंड बाय अ डॉग वी रन अवे एज फास्ट एज वी कैन। हियर फियर ऑफ डॉग इज द स्टिमुलस। तो कुत्ते से जो हमको डर लग रहा है वो हमारा स्टिमुलस है, वो हमको स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। एंड वी रिएक्ट बाय रनिंग अवे। और हम कैसे रिएक्ट करते हैं? दूर भाग कर। नेक्स्ट देखें, द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। आगे देखेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। द प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स और नोज एटसेट्रा लाइक द एनिमल्स, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स। तो जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स के पास किसी भी तरीके के सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, किसी भी तरीके का कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। द प्लांट्स कैन सेंस थिंग्स लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर एंड टच एटसेट्रा। सच स्टिमुलाई आर कॉल्ड एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरनमेंट में, प्लांट्स के एनवायरनमेंट में जो जो चेंजेस होते हैं उन्हीं को हम उसके लिए स्टिमुलस बोल देते हैं। प्लांट्स के लिए वही चीज़ स्टिमुलस होती है, यानी कि उनको स्टिमुलेट करती है, एक्टिवेट करती हैं। सिंस प्लांट्स हैव नो नर्वस सिस्टम सो दे रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन्स फॉर कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, तो वो जो कोऑर्डिनेट करती हैं अपनी वेरियस एक्टिविटीज़, वो करते हैं सिर्फ हार्मोन्स के थ्रू। तो प्लांट्स में सिर्फ हार्मोनल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम प्लांट्स में नहीं होता। नेक्स्ट पेज पर आइएगा। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई वेरी स्लोली बाई ग्रोइंग। तो प्लांट्स जो है वो अलग अलग स्टिमुलस के बदले में रिएक्ट करते हैं बाई ग्रोइंग। वो ग्रोथ शो करते हैं, ग्रोथ से ही समझ में आता है कि हाँ ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सो वी कंक्लूड दैट द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज परफॉर्म्ड बाई द केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स और ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। The control and coordination in plants is done by plant hormones or phytohormones. The growth of a plant can be divided into 3 stages: cell division, cell enlargement and cell differentiation or specialization. तो प्लांट की जो ग्रोथ है उसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। तो सेल डिवीज़न मतलब सेल जब डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एक सेल एनलार्जमेंट, सेल का बढ़ना, एनलार्ज हो जाना। और एक होता है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि हर सेल, जो अलग अलग सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन, कि अलग अलग सेल का अलग अलग काम है। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स: ऑक्सिन्स, गिब्रेलिन्स, साइटोकिनिन्स और एब्सिसिक एसिड। तो 4 मेजर तरीके के फाइटो हार्मोन्स होते हैं: ऑक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड। ये मैं कल करवाता हूँ, और कल भी ना हम साइंस ही करेंगे, ठीक है। इसको मैं कल कंप्लीट करा दूंगा, इसलिए कह रहा था।
मैं अभी बताता हूँ। हाँ, अभी रुकना है कुछ